एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपना एक टॉपिक सीरीज चल रही है जहाँ पर हम इंडिविजुअल टॉपिक कवर करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर जेई मेंस और नीट के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के PYQs, ठीक है। और हम अभी एटॉमिक रेडियस और जेड इफेक्टिव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन आयनाइजेशन थेरेपी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bounded electron from any isolated gaseous एटम। यहाँ समझो, इस डेफिनेशन में आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे बाकी डेफिनेशन सिंपल है, बट इसमें कुछ अपन को यूनिक से वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक वर्ड है मोस्ट लूजली, दूसरा वर्ड है आइसोलेटेड, और तीसरा है गैसियस एटम। यहाँ से इस डेफिनेशन को और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। तो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से यहाँ मतलब क्या है इस डेफिनेशन में? पहले तो इस डेफिनेशन का मतलब समझो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एक वो मिनिमम अमाउंट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो मिनिमम अमाउंट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आगे समझो। तो मोस्ट लूजली बाउंडेड से मतलब क्या है? जैसे कि ये एक मैंने न्यूक्लियस लिया और ये कोई एक एटम था जिसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन में लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। वैसे ही और भी काफ़ी सेल होंगी इस न्यूक्लियस के आइट साइड। लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ बात हो रही है मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की। तो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा। और टारगेट इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जो लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन वो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है। और उसी इलेक्ट्रॉन पर जो इस न्यूक्लियस का चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, वो सबसे कम होता है और वही लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक चीज़ समझ गए आप कि यहाँ जो बात होगी वो लास्ट शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन की होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दे रखा है मुझे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब समझो, आइसोलेटेड का मतलब समझो कि नॉन बाउंडेड स्टेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे ये एक एटम था, सॉरी ये एक एटम है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये शेल है, ठीक है। और ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ नॉन बाउंडेड है, और नॉन बाउंडेड से मतलब समझो कि अगर इसके साइड से एक और एटम है, अगर बात इस इलेक्ट्रॉन की जाए तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो ये बात हो रही है यहाँ बाउंडेड स्टेट की, ठीक है। अब बाउंडेड स्टेट में यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका भी चार्ज लगेगा और इधर भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड की बात हो रही है। तो आइसोलेटेड में क्या होगा कि या तो फिर ये एक एटम के लिए बात होगी। आइसोलेटेड का मतलब कि एक एटम, जैसे ये वाला, इस एटम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सिर्फ इसका एक का न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो जब एक का न्यूक्लियर चार्ज लगेगा तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी। और यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली अगर बाउंडेड स्टेट में है, अगर बाउंडेड स्टेट में है, सॉरी हाँ बॉन्डेड बोल सकते हैं, बाउंडेड। तो बॉन्डेड स्टेट की बात करें तो बॉन्डेड स्टेट में इस पर दो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन लग रही होगी, तो यहाँ पर एनर्जी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ गए इस चीज़ को? तो यहाँ इसके लिए हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, आई होप
समझ गए होगे आप इस बात को। उसके बाद गैसियस एटम की बात करें तो गैसियस स्टेट से मतलब समझो कि जैसे हम अपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड में जो एटम रहते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, इनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रहती है वो बहुत कम रहती है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के बीच में, ठीक है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो वहाँ एटम जो है वो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। इससे क्या होता है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो वीक रहता है, गैसियस स्टेट में सिमिलरली और भी कम रहता है। तो जब गैसियस स्टेट में होगा तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स होगा उनके बीच में, वो वीक होगा। इतनी बात क्लियर है। तो डेफिनेशन से ये मतलब समझ में आ गया। उसके बाद जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आयनाइजेशन थेरेपी, इसमें एक टर्म दिखेगा अपन को सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो सक्सेसिव वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, वन आफ्टर द अदर, ठीक, वन आफ्टर द अदर। तो एक चीज़ समझ गए आप कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेसिकली है क्या है कि एक वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी लगेगा एनर्जी का, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब ये चीज़ एक चीज़ क्लियर और करो यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करने के लिए ये जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और जहाँ पर एनर्जी सप्लाई करते हैं या फिर हम देते हैं उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। अगर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर दी, तो उसके लिए ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैंने इस आयनाइजेशन एनर्जी 1 से भी अदर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकाल ली हमने, अगर फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 3। समझे? एक कहने का मतलब और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे एक मेटल था अपनी गैसीय स्टेट में, मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो वहाँ जो एनर्जी मैंने दी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। हम उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको जैसे इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो यहाँ पर एक M पॉजिटिव बन गया। अब ये भी गैसीय स्टेट में, तो यहाँ से यहाँ तक जो आयनाइजेशन जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 1, मैंने उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली मैंने अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया M+2, तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आगे इसी तरीके से आगे कहानी चलती जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो टोटल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारे नीट में और जेई में, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने जेड इफेक्टिव के बारे में आपको बताया था, बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो मैंने बताया था कि जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 6 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अपने जेई और नीट में जनरली, ठीक है। अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, या फिर एटॉमिक रेडियस, आपसे कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो वहाँ पर टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं जनरली। तो दैट इज़ फर्स्ट है कि या तो हमसे पीरियोडिक टेबल में इन अ ग्रुप की पूछेगा, जो एलिमेंट आपको दिए होंगे वो या तो सेम ग्रुप के होंगे या फिर सेम पीरियड के होंगे, ठीक है।
या फिर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी होंगी। जब भी हमसे ये सब क्वेश्चन कंपेयर करने को बोलेगा तो या तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी या फिर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, या फिर फिफ्थ होगा एडिसेंट ग्रुप या फिर एडिसेंट पीरियड या फिर ग्रुप। सिक्स्थ आएगा या तो अगर इन पांचों में से कोई भी नहीं होगा या फिर वो रैंडम कोई भी एलिमेंट दे देगा और वहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन अपन से फ्रेम हो सकते हैं अपने क्वेश्चन में। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इन सबको। सबसे पहले हम चलते हैं, हाँ पहले एक चीज़ समझो यहाँ पर, एक डाउट जनरली आता है हमसे, क्वेश्चन में पूछेगा या तो एनर्जी कैलकुलेट कीजिए या पता कीजिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये बात समझो। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी एटम से या फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 2। और अगर हमसे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, यहाँ पर अपन को सम करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक नोट में बात लिख लीजिए, फॉर द सेम एटम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये चीज़ समझो, यहाँ पर सक्सेस आयनाइजेशन, अगर सेम एटम है तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन 1। समझ गए इस बात को? अब अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले पीरियड पे चलते हैं। पीरियड की बात करेंगे एस और पी ब्लॉक के लिए, पहले ग्रुप और पीरियड डिस्कस करेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक डी ब्लॉक की, क्योंकि डी ब्लॉक में 3D सीरीज़ आ जाती है तो वहाँ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एस एंड पी ब्लॉक में पीरियड की। ठीक है, तो सेकंड पीरियड की कहानी और थर्ड पीरियड की लगभग सेम है। तो सेकंड पीरियड की जो कहानी होगी वही थर्ड पीरियड की होगी। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पीरियड अपना है लिथियम, ली बी ब क नो फ नी, ये अपना सेकंड पीरियड है। तो आप ये बात जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो चेक कर लेना न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बढ़ने से एट्रैक्शन बढ़ता है, और जब एट्रैक्शन बढ़ जाता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता है, और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड, वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ये तो होगी जनरल बात। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पर, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको दिखेंगे स्टेटमेंट में, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लेट सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका आउटर मोस्ट में 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3, अरे सॉरी ये तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 कैलकुलेट हो गई, गलती से माफ़ कीजिए। ही ली 2s1, हाँ अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनका। तो 2s1 ही ली भी 2s2, यहाँ पे 2p1, यहाँ पे 2p2 2p3, आउटर इनका कॉन्फ़िगरेशन तो खैर आपको आता ही होगा। तो 2p4 2p5 2p6,
6। यहाँ पे आपको चेंजेस क्या दिखेंगे, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर आपको चेंजेस क्या करना है, तो बेसिकली जनरल ऑर्डर क्या होगा अपन का, आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, फिर बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर जनरल। ये तो जनरल ऑर्डर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि P3 और P4 में एक्सचेंज होगा, क्योंकि जो P3 है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड ऑलवेज स्टेबल, या फिर फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपैरेटिवली बाकी। ठीक है, तो एक तो चेंजेस आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा चेंजेस आपको यहाँ दिखेगा S2 और P1 में, S2 एंड P1 में एक्सचेंज करना है, और P4 एंड P3 में एक्सचेंज करना है आपको। बाकी ऑर्डर जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी जो होगी वो हो किसकी होगी, यहाँ से नियॉन की। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अपन, सबसे मिनिमम होगी लिथियम की, उसके बाद किसकी होगी, बोरॉन की। कि वैसे बेरिलियम की होनी चाहिए, बट यहाँ मैंने आपसे बोला कि S2 और P1 के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे हम। उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद कार्बन की, कार्बन के बाद यहाँ भी इंटरचेंज करना है, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, आफ्टर दैट नियॉन। ठीक है, ये अपना आयनेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर हो गया। ठीक, अब इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम बात करें आयनेशन एनर्जी 2 की, कभी कभी हमसे आयनेशन एनर्जी 2 भी कैलकुलेट करने को बोल देता है। तो अगर आयनेशन एनर्जी 2 की बात करें तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि जब इस लिथियम से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, 2s1 वैकेंट हो जाएगी, तो फिर लिथियम में जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, ली बी ब क नो फनी, यहाँ समझो। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, इसका हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 2s2, इसका हो जाएगा 2p1, इसका हो जाएगा 2p3, सॉरी 2p2, फिर 2p3, फिर 2p4, देन 2p5। अब यहाँ समझो, यहाँ क्या होगा, कहानी वही रहने वाली है, P4 और P3 में चेंज होगा, और S2 में और P1 में चेंज होगा। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ समझो सबसे मिनिमम ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इनमें से सबसे जो कम होगी फुलफिल्ड है, तो वहाँ भाई एक बात समझो, जैसे कि अगर P4 है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो देन ये तो अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर P3 हो जाता है देन ये हाफ फिल्ड है, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ इस सिचुएशन में जो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी इसके। जैसे अगर P3 है, अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और ये अगर P2 में जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एटम है वो अनस्टेबल से स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये फुलफिल्ड है, तो इट मीन्स कि ये एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ से जो बेरिलियम है इसकी एनर्जी कम होगी। उसके बाद कार्बन, बेरिलियम, फिर कार्बन, उसके बाद मैंने आपसे बताया ही था यहाँ P1 और उसमें चेंज करना है। उसके बाद आएगा बोरॉन, ठीक है, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा, इन दोनों में भी चेंज करना है, देन फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद नियॉन, फिर आएगा लिथियम। ठीक है, जो NH2 और NP6 हैं ये फुलफिल्ड हैं, तो यहाँ पर जो आयनेशन एनर्जी होगी वो
मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझो इस बात को। उसके बाद हम चलते हैं एस और पी ब्लॉक के ग्रुप ऑर्डर में। ये चीज़ समझ गए। सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में लगभग कहानी सेम रहने वाली है, और जो डी ब्लॉक है वहाँ पर फोर्थ पीरियड उसकी बात थोड़ी अलग हुई, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो वहाँ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब हम बात करते हैं अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप में भी दो कैटेगरी में हम पढ़ेंगे इसको, एस और पी ब्लॉक में, क्योंकि जो आपने अगर न्यूक्लियर चार्ज की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, उसका इफेक्ट हमको अप टू ग्रुप 15 तक दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप जब एस और पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 16, 17, 18 ग्रुप एक साथ पढ़ेंगे, और जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा उन ग्रुप की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो भी मैं समझाऊंगा क्यों अलग होती है और उनको क्यों अलग पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं इन अ ग्रुप। ग्रुप में सबसे पहले आएगा अपना ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, देन ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18। ग्रुप 1 हम जानते हैं ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ग्रुप 2 है अपन का बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। उसके बाद ग्रुप 16 है ओ, स्टाइल, से, टीपो। उसके बाद फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ग्रुप 18 की बात करें, हनी, अरकर, जीरन। हनी, अर, कर, जी, रन। यहाँ जनरल बात समझो ग्रुप की। तो ग्रुप की कहानी इस तरीके से रहती है कि हम एक बात जानते हैं कि जब हम अलोंग अ ग्रुप चलते हैं, मतलब कहने का मतलब टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ सेल की इंक्रीज करने से जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जब साइज इंक्रीज कर जाएगा तो जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा। जब अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो होगी एक जनरल बात, और यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सिमिलरली हमें क्या करना है कि इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए अपन आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं इन सब के लिए। तो मैंने आपसे कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इनमें कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं दिखेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी इन सब की। एक्सेप्शन जिसमें भी हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये तो हो गया जनरल। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हनी, अरकर, जीरन, ये हो गई अपनी इतनी बात। इनमें कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं दिखा। अब एक्सेप्शन जो दिखा एस और पी ब्लॉक के ग्रुप में वो 13, 14, 15, ये 3 ग्रुप हमें दिखे। तो इनकी कहानी समझो। ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 की बात करें तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ग्रुप 14 की बात करें तो काशी गए संत प्रभु। ग्रुप 15 की बात करें बकनो ना, पास, सब बकवास। यहाँ समझो। तो अगर हमने इसके साइज से पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि टॉप टू हम बॉटम जब पीरियड में ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सेल के बढ़ने से साइज जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो होना क्या चाहिए कि साइज का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से होना चाहिए था, बट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर
जेड इफेक्टिव के लगने से यहाँ पर जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। ये बात आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो चेक करना, वहाँ पर मैंने आपको विद रीज़न एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जेड इफेक्टिव दिख जाता है। उसके बाद यहाँ भी इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के होने से यहाँ भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। अब जब साइज सिमिलर हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि साइज़ के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, और जब साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो होगा क्या, ये तो अपन ने बात कर ली साइज की। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ग्रुप 13 के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ समझो, तो जैसे अपन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा मुझे बैगन से आलू तक, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ साइज़ बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। अब आलू और गाजर में, एल्यूमिनियम और गैलियम में अपन को चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ, चेंजेस दिखे, तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ वही सेम ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा जेड इफेक्टिव के लगने से, तो यहाँ भी आपको चेंजेस दिख, यहाँ पर अपन को एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। एक ट्रिक है, अगर इतना सब कुछ अगर आपको याद नहीं रहता तो ट्रिक से कर लीजिए। 153-24 आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखेंगे, समझे? या लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी दिखता है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी दिखता है। ठीक है, तो इसलिए अब 153-24 का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद इंडियम की। ठीक है, ये बात हो गई ग्रुप 13 के लिए। अब हम चलते हैं ग्रुप 14 पर। तो ग्रुप 14 में क्या होता है कि जो आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बोरॉन मेटलॉइड होते हैं वो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्य सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये सारे मेटलॉइड हैं। उससे लेफ़्ट की तरफ जितने भी हैं वो नॉन मेटल हैं, और राइट साइड की तरफ मेटल्स हैं, सॉरी, लेफ़्ट साइड की तरफ मेटल्स हैं और राइट साइड की तरफ नॉन मेटल हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा कि जो कार्बन है, कार्बन जो एक नॉन मेटल है। अभी मैं आपको एक पॉइंट और समझाऊंगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। नॉन मेटल जनरली इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते। उसके बाद मेटलॉइड, ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको यूज़ अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, तो नोट में इस बात को लिख लेना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है नॉन मेटल के लिए वो सबसे ज़्यादा है, फिर मेटलॉइड, देन मेटल। तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, और जो सिलिकॉन है वो एक मेटलॉइड है। तो इससे, इस स्टेटमेंट से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो कार्बन के लिए ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक, वैसे ही अगर जनरल बात करें तो हम टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। इस तरीके से यहाँ भी डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी। अब इस जगह पर यहाँ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लगने से जो ऑर्डर होना चाहिए उसका हो जाएगा रिवर्स। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी ग्रुप 14 के लिए। ठीक, अब यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दोनों ही अपन के नॉन मेटल हैं, प्लस टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज़ इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस। ठीक है, फिर इसकी अब यहाँ भी लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन अपन को देखने को मिलता है। अब जब लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा,
एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर आप सोचेंगे कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, बट यहाँ ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो दोनों हैं ये मेटल हैं, और मेटल 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 जो है वो मेटल के आगे जा सकता है, लेकिन मेटल कभी भी नॉन मेटल के आगे आयनेशन एनर्जी के ऑर्डर में नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मेटल और ये आपको पता ही है नॉन मेटल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ग्रुप 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली अपन को दो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप हमने एस और पी ब्लॉक के ग्रुप कवर कर लिए, और एस और पी उसके लिए हमने पीरियड की बात कर ली। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की, उसके बाद हम ग्रुप की। तो डी ब्लॉक सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीरियड। पीरियड में भी जो फोर्थ अपना पीरियड है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी में फेंकुनी को जिन। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी में फेंकुनी को जिन, यहाँ समझो। सिमिलरली जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बताया था कि जब हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज़ करने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हमारी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, ये एक जनरल बात हो गई अपनी। तो यहाँ भी अपन को एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और फुल फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताया था कि जो स्टेबल होंगे वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेंगे। तो उस अगर स्टेबल से अनस्टेबल करना भी है तो वहाँ जो आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ समझो। कॉन्फ़िगरेशन करोगे या फिर एक काम करो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो इतना क्या ही करना है, अपन को सिंपल सी ट्रिक से याद कर लो इसको। जब हम आयनेशन एनर्जी 1 की बात करेंगे तो अपन को कुछ नहीं करना, टी और कॉफ़ी के बाद रिवर्स कर देना है। जैसे आयनेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो सबसे ज़्यादा सबसे कम इसकी, फिर 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 इसकी। ये हो गया अपन का जनरल ऑर्डर। मैंने आपसे बोला टी कॉफ़ी के बाद चेंज करना है आपको साइन को, तो टी यहाँ चेंज कर दीजिए, सॉरी यहाँ रिवर्स कर दीजिए। उसके बाद यहाँ कर दीजिए, उसके बाद यहाँ कर दीजिए। यहाँ साइन रिवर्स करना है इन 3 जगह पर, बाकी ऑर्डर सेम रहने वाला है। ठीक है, ये कहानी समझ गए। ये अपन की बात हो गई फोर्थ पीरियड की। टी कॉफ़ी के बाद चेंज करना है, ट्रिक याद कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। कॉन्फ़िगरेशन करोगे या फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम रहता है, और अपने पास टाइम आप जानते हो कि बहुत लिमिटेड रहता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो मैग्नीज में 4:3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको यही जो मैंने आपको बताया था कि S2 और P1 में चेंज करना है, P4 P3 में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अलोंग ग्रुप, तो ग्रुप की कहानी किस तरीके से चलती है। हमने ग्रुप 1 2 और पी ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने ग्रुप कवर कर लिया था। अब ग्रुप बात करते हैं हम डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3, ग्रुप 4 5 6 10। देखो मैं हर एक इंडिविजुअल ग्रुप को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि कम टाइम में हम कोशिश करें कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें।
तो 7 8 9 4 5 6 10, ठीक है, 7 8 11 और 12। हर चीज़ का रीज़न मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, समझो बात को। और एक छोटी सी टॉपिक सीरीज़ है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्या ही हमको पढ़ना, समझो, है ना। तो जो ग्रुप 3 है वो अपना है सेकंड ईयर लाएंगे एसी। मैंने आपको बताया हर बार की तरह एज यूजुअल, हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे साइज इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये होगी बात, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने इस ग्रुप को अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, और जो ये वाले ग्रुप हैं इनमें सब में कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखता है, ठीक है। तो मैं बार बार ग्रुप पूरा 4 लिखूँ, 5 लिखूँ, 6 10 तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो 3D 4D 5D इस तरीके से मैं लिखते रहा हूँ, ठीक है। 3D 4D 5D। पहले एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ उसको समझो, उसके आगे हम इसकी कहानी समझेंगे। तो जहाँ साइज इंक्रीज करेगा, या फिर सॉरी, जहाँ साइज ज़्यादा होगा वहाँ आयनेशन एनर्जी कम होगी, या फिर जहाँ कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा वहाँ पे आपको रिवर्स कर देना है आयनेशन एनर्जी का साइन, जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए उससे रिवर्स कर देना है। तो पहले तो एक एक्सेप्शन इन 4 5 6 10 में ग्रुप में आपको यहाँ दिखेगा कि मैंने आपको बताया कि अभी जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनेशन डिक्रीज करता है, बट ये ग्रुप जो 4 5 6 10 है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, तो यहाँ साइन जो है रिवर्स करेंगे। उसके बाद 4D 5D में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, लेंथ हेड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ भी हम साइन चेंज करेंगे। उसके बाद ग्रुप 7 8 9 11 12 की बात करें तो 3D में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी आयनेशन एनर्जी 4D से ज़्यादा होगी, और यहाँ लेंथ हेड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है तो यहाँ भी अपन साइन को कर देंगे रिवर्स, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या बताया था मैंने आपको कि जो टोटल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ पीरियड, और हमने इतनी बात समझ ली। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की अगर बात करें, या फिर बात करें हम डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ सेम एलिमेंट, तो इनमें आपको करना क्या है, इन दोनों को आपने जेड इफेक्टिव से सॉल्व करना है। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा एट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा होगा, आयनेशन एनर्जी वहाँ ज़्यादा चाहिए। जेड इफेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट के आपको क्वेश्चन दे दे, वहाँ आप पहले जेड इफेक्टिव कंपेयर करें, उसके बाद उनकी आयनेशन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जेड इफेक्टिव कंपेयर करने के लिए जिस अगर सेम एलिमेंट की डिफरेंट स्पीसीज हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा उसके जेड इफेक्टिव कम होगा, और वहाँ पे आयनेशन एनर्जी उसकी कम होगी, सिंपल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अपन चलते हैं रैंडम। लास्ट अपना फॉर्मेट जो बचता है वो होता है रैंडम। हाँ सॉरी, एक एडिशन ग्रुप की बात और कर लेते हैं, एडिशन ग्रुप और पीरियड की। तो एडिशन ग्रुप की बात करें, एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझते हैं। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16, जैसे ना पास ओ स्टाइल से टीपो, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NP3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो
NP4। तो अगर हम बात करें अलोंग अ पीरियड की, तो अलोंग अ पीरियड में NP3 और NP4 में हमने साइन क्या करना है, चेंज। भले ही जब आप इनको पीरियड में डिस्कस करेंगे तो आप सोचेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो बेटर स्टेबल होते हैं। तो जब स्टेबल जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ आयनेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आयनेशन एनर्जी यहाँ ये हो जाएगा। और अलोंग अ ग्रुप बात करें तो साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। ये ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर चाहो तो एक एग्जांपल और ले लो, ग्रुप 14, ग्रुप 15 भी समझ लो का NP2 कॉन्फ़िगरेशन। और देखो यार, ये सब मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर दे रहा हूँ, ये सब तो आपको आना चाहिए। आप इंडिविजुअल वीडियो है तो अब मैं यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बात को समझो। तो आपको अगर नहीं भी आता कॉन्फ़िगरेशन करना तो मेरी जो पहली वीडियो है उसको चेक करना, उसको देखना, तो वहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं सिखा पाएंगे, देखो समझो इस बात को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर समझो अलोंग अ पीरियड की बात करें तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। P2 P3 में बेटर स्टेबल ये है, तो यहाँ साइन ये हो जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब लास्ट रैंडम अगर बचता भी है तो रैंडम के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको मेटलॉइड बताए थे, बालिका सीता गीता है, सॉरी सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो लेफ़्ट जब जितने भी रहते हैं वो मेटल रहते हैं, इधर उसके मेटलॉइड के नॉन मेटल रहते हैं। ठीक है, और अगर इससे हेल्प हो जाएगी वैसे तो रैंडम की बात करें तो यहाँ पर रैंडम के लिए आपको क्या करना है कि आयनेशन एनर्जी जो कंपेयर करनी है वो नॉन मेटल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटलॉइड की, उसके बाद मेटल्स की। ठीक है, कोशिश कीजिए आपकी इससे भी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन करके एक बार देख लेना, और मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है। ठीक है, तो इतनी ये अपनी कहानी है सिंपल सी। आयनेशन एनर्जी की ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया आपको, तो एक बार आप जाके चेक करो। फिर एक चीज़ आपको याद रखना कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी है, बट आप कैसे पता कर पाएंगे आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो उस तरीके से डेप्थ में क्लियर करना है। तो आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हमें पता चल पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है एक टाइम मैनेजमेंट के साथ। यही सब है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और किस तरीके से आपने जो पढ़ा है वो उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं आप, तो वो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बाकी तभी आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। अदरवाइज़ प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो यकीन मानो कि आपको नहीं समझ में आएगा किस तरीके से। इसलिए चाहे इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल हो, या फिर ऑर्गेनिक क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर फिजिक्स भी ले लीजिए, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ थ्योरी सेम रहती है, वही कि बार बार क्या पढ़ना उसको। तो आप क्वेश्चन कीजिए इसको,